हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है। माई क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो हमारे लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम फियर। एग्जाम फियर, जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, अप्रोच होते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में कुछ ऐसी एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होने लगता है जिससे हम लोग अभी रोज में जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी हमारी जो परफॉर्मेंस अभी होनी चाहिए वो पूरी अचीव नहीं हो रही। मतलब हम पूरे पोटेंशियल को अचीव नहीं कर रहे हैं इस समय। अगर आपके साथ ये समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैंने इसमें कुछ ऐसे मेथड्स डिस्कस किए हैं जो आपको इस एग्जाम फियर से थोड़ा बहुत जरूर फायदा पहुंचाएंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फियर हमको दिखाई देता है वो है फियर ऑफ अननोन। अगर हम लोग पहली बार ये एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, जेईई, नीट, मेंस, एडवांस और कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन एग्जाम्स में अगर आप पहली बार अपीयर कर रहे हैं, दूसरी बार भी कर रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ अननोन फैक्टर्स हमको डराते रहते हैं। जैसे कुछ नई चीज ना आ जाए, कोई पैटर्न चेंज ना हो जाए, इस बार क्वेश्चन के नंबर चेंज ना हो जाए, नेगेटिव मार्किंग चेंज ना हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको डराते हैं। तो इन डर को निकालने का और इन डर को डील करने का सबसे आसान तरीका है इन एग्जाम्स के साथ दोस्ती बनाई जाए, इन एग्जाम के साथ फेमिलियर हुआ जाए। और फेमिलियर होने का सबसे आसान तरीका है आप इन एग्जाम्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट दीजिए। दुनिया में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल, नेट पे भी मिल जाएंगे, बुक शॉप में भी जाएंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट बोर्ड से रिलेटेड और जेईई मेंस, एडवांस और नीट से रिलेटेड मिल जाएंगे। मेरा सजेशन है कि हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। सर ये हमें पता था, लेकिन आप मॉक टेस्ट वहां बैठ के मत दीजिए जहां पे आप यूजुअली पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपका एक कंफर्ट जोन है, वहां पे आप वैसे ही रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप 2 साल 1 साल से किसी एक पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते थे, तो वो जगह आपका सिंहासन है, वहां पे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा ही। आप किसी नए कमरे में, किसी नए कोने में, किसी नई जगह पे जाके बैठ के टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। चाहे तो अपने फ्रेंड के यहां बैठ के कि भाई 3 घंटे में तेरे यहां बैठ के टेस्ट देते हैं, दूसरे दिन तू मेरे घर टेस्ट देना। तो इस तरह का चेंज इन एनवायरनमेंट करके टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप जहां पर भी टेस्ट देने जाएंगे वो आपका घर नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल वहां से मैनेज होता है। जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देके जाते हैं तो आपको एग्जाम वाले दिन भी यही लगता है कि भाई ये 3 घंटे का वैसे ही टेस्ट तो है जैसा हम हर दिन देते आए थे, तो कोई नई बात नहीं है। आप 2 से 3 टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, हफ्ते में दीजिए, और हर टेस्ट के बाद थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए। दूसरा जो फैक्टर मैं देखता हूं, बच्चों से बात करता हूं आजकल, तो ये बोलते हैं सर इतना सारा सिलेबस मेरा बाकी है, सर 10 चैप्टर केमिस्ट्री के बाकी हैं, सर 8 चैप्टर फिजिक्स के बाकी है, इतना सारा बाकी है और बिल्कुल ओवरवेलमिंग हो गया है सर, बहुत सारा मुझे करना है लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं क्या सोना बंद कर दूं, मैं क्या खाना बंद कर दूं, सर मेरे को 6 घंटे सोना है, क्या मैं 3 घंटे सोना स्टार्ट कर दूं? आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपका दिमाग थकता चला जाए। आपको 6 से 7 घंटे, 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, और जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो बॉडी को रिकवर करने के लिए और ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। तो अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत सारा काम आपके ऊपर आ चुका है, जिसकी स्ट्रेस की वजह से आप उतना भी नहीं पढ़ पा रहे जितना पहले पढ़ ले रहे थे, तो मैं कहूंगा इसमें अपना पुराना फेवरेट स्टेप फॉलो करने लगो। एक रात पहले जरा लिखो। क्या लिखो? कल के दिन क्या करना है, केवल इतना ही लिखो। बहुत भयंकर भयंकर बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं। केवल फिजिक्स का कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर, मैथ्स, बायो या जो भी इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट्स आप करना चाह रहे हैं, उनके कौन से चैप्टर कल तुम करोगे, बस केवल उतना ही लिखो। कितना हैंडल कर सकते हो। जबरदस्ती के बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बनाने, छोटा टाइम टेबल बनाना है और केवल नेक्स्ट डे पर ही फोकस करना है, यानी केवल एक बार में एक ही चीज। दूसरा है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट से पहले ही तुम्हें घबराहट हो रही है कि यार मॉक टेस्ट में मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं लग रही है और अभी देंगे, अभी नंबर खराब आ गए तो मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा, मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा तो डिमोरलाइज हो जाऊंगा मैं, तो फिर ऐसा करते पहले पढ़ते फिर मॉक टेस्ट देंगे। नहीं नहीं, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। अगर आपको मॉक टेस्ट से पहले भी एंजाइटी हो रही है तो पहले उस टेस्ट के पहले जो भी आपकी वरीज हैं उनको एक कागज में लिख के उस कागज को फाड़ के फेंक दो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आपको किसी टास्क से पहले कोई बहुत वरीज आ रही हैं, तो आप उन टास्क में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉसिबल वरीज हैं, उनको एक नोट कागज में लिख के उसको फाड़ के फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम देते समय ये वरीज तुम्हारे दिमाग में नहीं चलने चाहिए, इसलिए नोट कागज में लिखा और फाड़ के फेंक दिया। भाई लिख दिया ना, किनारे कर दिया। अब हम केवल एग्जाम पे ही फोकस करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक जबरदस्त रिसर्च है जिसमें उन्होंने पता लगाया
कि अगर बच्चों को अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो डर की वजह से जिनको, एग्जाइटी की वजह से जिनको परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रहा था, अगर वो अपने वरीज को केवल एक पेपर में लिख दे, भाई क्या क्या हमको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है इस एग्जाम में, हमको ये, अगर ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए तो ये टॉपिक उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं, हमारी को कैलकुलेशन एरर हो जाती है, हमको ये जो 2-4 चीजें हैं उनको लिखो और फाड़ के फेंक दो। तो फिर आप लिखते समय वो सब टेंशन मत लीजिए, वो तो लिख के फेंक दिया ना, वो तो लिख के फेंक दिया। अब आप केवल उस पर फोकस कीजिए कि तुम क्या पढ़ के आए, क्या करके आए। इसको फॉलो करने की कोशिश करना कि राइट डाउन योर वरीज एंड रिमूव। तीसरा है कि आप जो है परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। यानी कि अगर आपका कोई चैप्टर 80-90% भी कवर हो गया है तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए, सारा 100% कवर करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में हर चैप्टर का हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज और अबव एवरेज होते हैं। इसलिए आप अगर 90% भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप आगे चलिए, अपना दायरा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को अपने दायरे में कवर करने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही फेमस राइटर स्कॉट बर्कन ने बोला कि आई डोंट वांट टू बी परफेक्ट, आई जस्ट वांट टू बी गुड, आई जस्ट वांट टू बी यूजफुल। आप अपनी परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से यूज करने के लिए कोशिश कीजिए, परफेक्शन पकड़ने के चक्कर में स्ट्रेस को अपने अंदर शामिल नहीं करना है। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि बर्नआउट हो गया, अभी सर पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो ये याद रखिएगा कि जो हाल आपका अभी है वही हाल इंडिया में आप जैसी प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे का है। और उनमें से बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रेस लेवल के माहौल को हैंडल नहीं करवाने की वजह से ऑलरेडी तैयारी छोड़ने को तैयार हैं या छोड़ चुके हैं। तो अगर आप केवल इस तैयारी में बैठे भी रहेंगे, अगर इस तैयारी को हैंडल करते ही रहेंगे, तो भी आप बहुत लोगों से अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आपकी रिलेटिव रैंकिंग बनने वाली है। तो इस बात को रिपीट करता हूं, आपको केवल अपने आप को बोलना है कि भाई जो हाल मेरा अभी मेरा है वही हाल सबका है। इसका मतलब है अगर हमने अपने इमोशंस पे एक दिन और कंट्रोल किया तो भी बहुत लोगों से हम आगे निकल गए, और फिर कल फिर से मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया और गिव अप नहीं किया तो भी हम हर दिन हम आगे निकल रहे हैं। जब भी कुछ स्पेशल हमको एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, हमको केवल आज का टाइम टेबल फॉलो करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। याद रखिए, टाइम टेबल में अपने आप को इतना बिजी रखिए कि इधर उधर की बातें सोचने का आपको टाइम ना मिले। हर मिनट आपका ऑलरेडी प्लान्ड हो, पूरे दिन का प्लानिंग आपके पास हो, करते जाइए, ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और कभी आप खाली बैठे और आपके दिमाग में से धुम 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 होने लगा, स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सोचो यार ये तो सबके साथ हो रहा है। जब सबके साथ हो रहा है तो अपने लिए उतना बुरा नहीं लगता, अपने को लगता है यार सब लोग हैंडल कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सब लोग लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, आप अगर एक दिन और एक्स्ट्रा करें और एक दिन के बाद एक दिन और एक्स्ट्रा करें और हर दिन यही सोच के एक एक दिन आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप लास्ट तक लड़ते हुए नजर आएंगे, और जो आखिरी दिन तक लड़ेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। आज के लिए इतना ही था, अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।